हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अमेरिकी कोर्ट में खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने की कबूल ली बात। क्या इसके बाद भारत के अन्य अधिकारी भी दोस्तों घिर जाएंगे इस मामले में? और निखिल गुप्ता को कितने साल की होगी जेल? क्या है कहानी, क्या है सच्चाई इस खबर की? आखिर कैसे निखिल गुप्ता ने कोर्ट में कबूला ये सच या बनाया गया प्रेशर? दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज साथ ही साथ बताएंगे। भारत के नक्शे पर पूरा कश्मीर देख पाकिस्तान को लगी मिर्ची, लगा अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने। वहीं बांग्लादेश में चुनाव जीतते ही तारिक रहमान की बीएनपी ने दे दी भारत को बड़ी टेंशन। शेख हसीना को वापस भेजो कर दी बड़ी डिमांड। हसीना को लेकर उठा दी ये मांग। क्या अब इस मुद्दे को लेकर भारत के साथ बढ़ेगा तनाव? वहीं आपको बताएंगे शेख हसीना के गढ़ में बांग्लादेश की इन 3 सीटों पर क्यों नहीं आए नतीजे, क्या रहा कारण? वहीं पाकिस्तान को जिसका था डर, एग्जैक्टली वही हुआ बांग्लादेश में। अब क्या होगा आगे? तो वहीं भारत को रहना होगा चिकन नेक पर सतर्क। उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर, बांग्लादेश में बीजेपी ने जीती 1 सीट। वहीं हाथी और साइकिल का सुपड़ा हुआ सांप, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। वहीं बांग्लादेश चुनाव के बाद दोस्तों नेपाल से भी बहुत बड़ी खबर। क्या नेपाल में होकर रहेगी राजशाही की वापसी? एयरपोर्ट पर उमड़े जन सैलाब की बड़ी खबर दोस्तों। वहीं बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत की बढ़ती ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप को निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अदालत में कबूल कर लिया है। न्यूयॉर्क सिटी में पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता ने मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में 3 क्रिमिनल चार्ज में अपना गुनाह कबूल किया है। निखिल ने शुक्रवार को कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं। दोस्तों निखिल गुप्ता के वकील की ओर से फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं आया है। निखिल गुप्ता ने मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में यूएस मजिस्ट्रेट जज सारा नेटवर्न के सामने अपनी दलील दी। मैनहट्टन में यूएस अटॉर्नी ऑफिस के प्रवक्ता ने बताया कि 54 साल के निखिल ने शुक्रवार को भाड़े पर हत्या करने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का गुनाह कबूल किया है। इन चार्ज में कुल मिलाकर 40 साल तक जेल की सजा हो सकती है। जी हां, निखिल गुप्ता जून 2024 में चेक रिपब्लिक में अमेरिका में एक्स्ट्राडिशन के बाद से ब्रुकलिन की जेल में बंद है। चेक रिपब्लिक में उन्हें 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। निखिल ने अमेरिका में अपने प्रत्यर्पण के तुरंत बाद खुद को बेकसूर बताया था। उन्होंने उस समय कहा था कि उन पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने निखिल गुप्ता पर भारत सरकार के एक अधिकारी के साथ मिलकर गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पन्नू अमेरिका का निवासी और यूएस कैनेडियन नागरिक है। दोस्तों गुरुपतवंत सिंह पन्नू प्रतिबंधित गुट सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे को चलाता है और भारत में घोषित आतंकवादी है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आखिरकार निखिल गुप्ता ने किसके दबाव में आकर के ये बात कबूल की है कि उसने वाकई में पन्नू की हत्या करने की साजिश रची थी, या फिर कहीं ना कहीं उनको बरगलाया जा रहा है या उनको धमकाया जा रहा है कि वो ऐसी बात को कबूलें। ऐसे में 2 तरह की बातें सामने हो सकती हैं दोस्तों। या तो ये सच है या फिर उनको धमका करके जबरन ये बयान दिलवाया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में खुद को पूरे तरीके से अलग बताया है। सरकार का कहना है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई उसकी नीति के खिलाफ है। इससे पहले दोस्तों माना यह जा रहा था कि निखिल गुप्ता को पीछे से किसी और ने गुरुपतवंत सिंह को मारने की सुपारी दी थी। हालांकि इसके तार किसी से जुड़ते दिखाई नहीं दे रहे। भारत सरकार ने भी पूर्ण तरीके से इसको अपने से अलग बताया है। अब देखना ये होगा दोस्तों इस गुनाह को कबूल करने के बाद निखिल गुप्ता को और किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों फिलहाल किसी को मारने की साजिश पर 40 साल की जेल हो सकती है अमेरिका में। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर के कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए भारत के एक मानचित्र ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। इस मानचित्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन को भारतीय क्षेत्र के भीतर दिखाया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से संपर्क करके अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। दोस्तों ये घटना पाकिस्तान के लिए भारी शर्मिंदगी का कारण बनी। आप कहेंगे ये खबर हमने पहले ही आपको बताया था। पहले आपको हमने ये बताया था दोस्तों कि नक्शा जारी किया गया, उसके बाद बताया
बताया था कि नक्शे को हटा लिया गया, लेकिन अब जो जानकारी आई है वो ये है। इस खबर को बताने के पीछे कारण ये है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से कांटेक्ट किया था और इस नक्शे पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इस नक्शे को डिलीट किया गया। दोस्तों, मैप के सार्वजनिक होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत हरकत में आते हुए अमेरिकी अधिकारियों के सामने ये मामला उठाया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि यह चित्रण गलत है और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के अनुरूप नहीं है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि मैप कुछ हैंडल्स द्वारा लगाया गया था। हमने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया, उन्हें एहसास हुआ कि नक्शा गलत था। पाकिस्तान का तर्क है कि जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र जो पाकिस्तानी और भारतीय क्षेत्रों को अलग करता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कानूनी रूप से स्वीकृत है। विवाद बढ़ने के बाद अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने उस पोस्ट को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पूरी तरीके से हटा दिया। पाकिस्तान ने अब इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि अमेरिका ने आवश्यक सुधार किए। अंद्राबी ने कहा कि हम संतोष व्यक्त करते हैं कि अमेरिकी पक्ष ने हमारे क्षेत्र के कानूनी यूएन स्वीकृति मानचित्र को उजागर करने के लिए आवश्यक सुधार किए हैं, जो स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में चित्रित करता है, जिसका निपटारा यूएनएससी प्रस्तावों के मुताबिक यूएन प्रशासित जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों, इस खबर को बताने के पीछे हमारा मकसद ये है कि जब अमेरिका की तरफ से यानी यूएसटीआर के तरफ से मैप जारी किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा दिखाया गया, यानी फुल टू फुल भारत का मैप शो किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी और जाकर अमेरिका के पैरों पर गिर गया और अमेरिका से रोते रोते कहने लगा कि हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा सब चला जाएगा, इसीलिए अमेरिका हमारी बात मान लो, कृपया करके ये नक्शा हटा दो। ऐसे में दोस्तों, इस नक्शे को पूर्ण रूप से ही हटा लिया गया। ऐसा भी नहीं है कि कोई और नक्शा जारी किया गया हो, नक्शा ही हटा दिया गया। दोस्तों, अमेरिका को भी लगा कि विवाद बढ़ाने से बेहतर है नक्शा ही हटा दें। ऐसे में पाकिस्तान के नाक रगड़ने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद अमेरिका ने ये नक्शा हटाया। दोस्तों, इसकी असलियत अब जाकर के सामने आई है, लेकिन वही आपको बता दें, भारत की विपक्ष पार्टियां बस मुद्दा ढूंढने का प्रयास करती हैं। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने जयशंकर जी से सवाल पूछ लिया, कह दिया पाकिस्तान ने अमेरिका को भारत का नक्शा हटाने पर क्या मजबूर किया था। जी हां, कांग्रेस ने शुक्रवार को विदेश मंत्री जयशंकर जी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगा दिया कि अमेरिका की ओर से भारतीय नक्शा हटाने के बाद वे भारत के डिप्लोमेटिक हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका की ओर से भारत के एक नक्शे को हटाने का क्रेडिट लिया है। ये एक ऐसा नक्शा था जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर समेत जम्मू और कश्मीर के पूरे इलाके को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। फिर भी हमने अपने विदेश मंत्रालय से इस बारे में एक शब्द भी नहीं सुना। बहरहाल, आपका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों पवन खेड़ा के इस सवाल का जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश में चुनाव जीतते ही तारिक रहमान की बीएनपी ने दे दी भारत को बड़ी टेंशन, कर दी बड़ी डिमांड, जल्द हसीना को वापस भेजो। जी हां, बांग्लादेश चुनाव में जीत के बाद तारिक रहमान की पार्टी ने उठाई ये मांग। दोस्तों, बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक बार फिर से भारत के सामने शेख हसीना को वापस भेज देने की मांग दोहराई है। चुनाव परिणाम में विजयी साबित होने के तुरंत बाद बीएनपी ने भारत पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की अपील की, ताकि बांग्लादेश में उनके खिलाफ केस को चलाया जा सके। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी की अस्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी औपचारिक रूप से भारत से हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने का आग्रह करेगी, ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी विदेश मंत्री पहले ही उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा चुके हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। हमने कानून के अनुसार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। ये दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच का विषय है। हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया है कि हसीना को जल्दी से जल्दी बांग्लादेश भेजा जाए, ताकि वे मुकदमे का सामना करें। अहमद ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि बांग्लादेश और बीएनपी सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहती है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि इसका आधार समानता होना चाहिए। दोस्तों, बीएनपी लीडर सलाहुद्दीन का शेख हसीना को वापस ढाका भेजने का मुद्दे वाला बयान अहम है, क्योंकि उनकी पार्टी तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। शेख हसीना के मामले पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का रुख भी इसी तरह का रहा है। यूनुस सरकार ने हालिया महीनों में कई बार इस मुद्दे पर बयान दिए थे। यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को भारत से तनाव की एक वजह बना लिया था। ऐसे में बीएनपी का इस मुद्दे पर अड़ियल रुख भारत से तनाव की वजह बन सकता है। भारत ने हसीना के प्रत्यर्पण का कोई संकेत नहीं दिया है। ऐसे में बीएनपी का सख्त रुख दोनों देशों के संबंधों में तनाव की नई वजह बन सकती है। दोस्तों, ऐसे में हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या अपने भारत को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं, और शेख हसीना को बांग्लादेश के
साथ अच्छे संबंध भविष्य में बनाने के लिए उनको भारत में शरण देना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, इस मुद्दे पर अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, जिस छात्र नेताओं ने हसीना को सत्ता से हटाया था, अब वो जनता से खुद हट गए। जी हाँ, जनता से हार बैठे ये युवा नेता। छात्र नेताओं का क्या रहा चुनाव में हाल बता दें। अगस्त 2024 में शेख हसीना की मजबूत सरकार को घुटनों पर लाने वाले छात्र नेता बांग्लादेश की जनता का भरोसा जीतने में कामयाब कतई भी नहीं रहे दोस्तों, नाकामयाब रहे। जमात के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद इन छात्र नेताओं ने जोश और लोकप्रियता के साथ चुनावी मैदान में मोर्चा संभाला था, लेकिन इनकी यह लोकप्रियता वोट में नहीं बदली। स्थानीय मीडिया के अनुसार एनसीपी जिन 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो उनमें से केवल 5 को ही जीतने में कामयाब रही, जो बाकी पार्टियों की तुलना में काफी खराब स्तर है दोस्तों। लेकिन वहीं शेख हसीना के गढ़ का क्या रहा हाल, क्यों बांग्लादेश की इन 3 सीटों पर नहीं आए नतीजे बता दें। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने नेशनल असेंबली की 297 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने 3 सीटों के नतीजे होल्ड कर दिए हैं। आयोग का कहना है कि इन सीटों पर नतीजे जो है वो बाद में घोषित किए जाएंगे। बांग्लादेश की सियासत में इन तीनों ही सीटों को शेख हसीना का गढ़ माना जाता है। जिन 3 सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, उनमें चटगांव 4, चटगांव 2 और शेरपुर 3 की सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि कानूनी दांव पेच में फंसने की वजह से इन तीनों ही सीटों पर नतीजे नहीं घोषित किए गए हैं। बांग्लादेश की 297 सीटों पर जारी चुनाव परिणाम में तारिक रहमान की बीएनपी को 209 सीटों पर जीत मिली है। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही है। आवामी लीग पर इस बार चुनाव से बाहर थी, उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तो वहीं बांग्लादेश चुनाव नतीजों पर तस्लीमा नसरीन का बयान, कहा बीएनपी की जीत पर नहीं बल्कि जमात की हार पर खुश हूँ। बीएनपी की जीत पर प्रख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो बीएनपी की जीत पर खुश नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी जैसी इस्लामवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी, इसके लिए खुश हूँ। तस्लीमा नसरीन ने बीएनपी को 15 सुझाव दिए हैं, जिसमें हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की भी मांग की गई है। साथ ही नसरीन ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता बहाल करने की सलाह दी है। अपने लंबे पोस्ट में तस्लीमा नसरीन ने बीते 1.5 साल के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस्लामवादी समूहों ने बड़े पैमाने पर रैलियां की, हिंसा फैलाई और खासकर अल्पसंख्यकों और महिलाओं को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए गए और कई महिलाओं को चुनाव में भाग लेने से रोका गया। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, सिर्फ तस्लीमा नसरीन ही जमात इस्लामी की हार पर खुश नहीं है, बल्कि इस हार पर पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसका डर था पाकिस्तान को। आखिरकार बांग्लादेश चुनाव के बाद वही हुआ। इस हार ने जमात को करारा झटका तो दिया ही दिया, साथ ही साथ जमात की हार से पाकिस्तान का गेम भी बिगड़ गया। जो वो जमात के साथ मिलकर बांग्लादेश में अंजाम देने वाला था और जो वो भारत के खिलाफ ही करने वाला था। जमात इस्लामी ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखती आई है। ये पार्टी मूल रूप से जमात इस्लामी पाकिस्तान की पूर्वी शाखा से निकली है। 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में जमात ने बांग्लादेश की आजादी का कड़ा विरोध किया था। पार्टी का मानना था कि पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, उसका अलग होना इस्लामी एकता को कमजोर करेगा और दक्षिण एशिया में मुस्लिम राजनीतिक शक्ति संतुलन बिगाड़ेगा। पार्टी ने पाकिस्तानी सेना का पूर्ण समर्थन किया। इसके वरिष्ठ नेता और कैडर ने अल बद्र और अल शम्स जैसे पैरामिलिट्री ग्रुप्स बनाए, जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर बंगाली राष्ट्रवादियों, स्वतंत्रता सेनानियों और आम नागरिकों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल रहे। ऐसे में जमात का हार जाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ दोस्तों। लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। फिलहाल अब भी भारत को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्सपर्ट्स आज भी जमात को पाकिस्तानी प्रॉक्सी कहते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तारिक रहमान को बधाई दी, लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता भर थी। अगर जमात सत्ता में आती तो बांग्लादेश पाकिस्तान संबंध मजबूत हो सकते थे, जो भारत के लिए चिंता की बात होती। ऐसे में तारिक रहमान की जीत से जमात और पाकिस्तान का गेम तो खराब हो गया, लेकिन जमात की कोशिश अब भी जारी रहेगी दोस्तों। इसीलिए भारत को अब भी सतर्क रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है। वो भी हम ऐसा इसलिए कह रहे दोस्तों, क्योंकि भारत को चिकन नेक पर अब रहना होगा सतर्क, क्योंकि बांग्लादेश में भारत के बॉर्डर इलाकों में इसी जमात इस्लामी ने झंडा गाड़ दिया है दोस्तों। इसी ने कोलकाता में ब्लास्ट करवाया था। जी हां, बांग्लादेश में तारिक रहमान की बीएनपी ने बहुमत हासिल करके पीएम की कुर्सी फाइनल कर ली है। इस पार्टी ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत तक करने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। हालांकि अभी भी भारत के लिए चिंता कम नहीं हुई है, क्योंकि चिकन नेक पर खतरा बना हुआ है। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें और भी खूंखार बनकर उभरी हैं। भारत से सटे जिलों, खासकर पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से लगे क्षेत्रों में जमात इस्लामी की मजबूत मौजूदगी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
एजेंसियों के आकलन के मुताबिक जमात को मिली कई सीटें उन जिलों में है जो सीधे भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी से जुड़े हैं। चुनाव नतीजों के विश्लेषण में सामने आया है कि सतखीड़ा, कुश्तिया, खुलना बेल्ट और रंगपुर जैसे इलाके जो पश्चिम बंगाल, असम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सामने पड़ते हैं दोस्तों, जमात के मजबूत गढ़ अब बनकर उभरे हैं। ये इलाके बड़े शहरों की तुलना में ग्रामीण और धार्मिक नेटवर्क से ज्यादा प्रभावित माने जाते हैं। स्थानीय मस्जिदों और मदरसों के जरिए सामाजिक पकड़ बनाने वाली राजनीति यहाँ लंबे समय से सक्रिय रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीमा के पास किसी भी वैचारिक रूप से सख्त रुख वाले दल की मजबूती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आकलन के अनुसार ऐसी विचारधाराएं धीरे धीरे जमीनी स्तर पर संगठन, भर्ती और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करती है। हालांकि फिलहाल किसी प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों। वहीं बता दें क्या है खबर कि बांग्लादेश के चुनाव में बीजेपी ने एक सीट जीती है दोस्तों, जबकि हाथी और साइकिल का सुपड़ा साफ हो गया। दरअसल इस चुनाव में दिलचस्प बात यह रही है कि भारत की राजनीति से मिलते जुलते नाम और चुनाव चिन्ह वाली कई राजनीतिक पार्टी मैदान में थी, जिन्होंने सभी का ध्यान खींचा। आम चुनाव में बांग्लादेश जातीय पार्टी यानी बीजेपी को एक सीट हासिल हुई, जबकि कई चर्चित दलों का खाता तक नहीं खुल सका। हालांकि बांग्लादेश की बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल नहीं बल्कि बैलगाड़ी है, जबकि भारत में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। इसी तरह हाथी और साइकिल के निशान वाली पार्टियां भी मैदान में थी, जिन्होंने भारत के पॉलिटिकल पार्टीज की कॉपी की है दोस्तों और चुनाव चिन्ह कॉपी किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबा रखने वाले दलों के चुनाव चिन्ह से मिलते जुलते सिंबल वाली इन पार्टियों को बांग्लादेश की जनता ने वहां पूरे तरीके से नकार दिया, जबकि वहां पर भारत की बीजेपी पार्टी जैसी सेम कॉपी पार्टी बीजेपी बोले तो बांग्लादेश जातीय पार्टी को एक सीट तो मिली है कम से कम, यानी वहां पर भी बीजेपी ने एक सीट जरूर हासिल की दोस्तों। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर नेपाल की, जहां क्या नेपाल में होकर रहेगी राजशाही की वापसी। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में एयरपोर्ट पर उमड़े भारी समर्थक दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर देश में राजशाही बहाल करने के मुद्दे पर सैकड़ों समर्थक जमा हुए। वे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का स्वागत करने आए थे और जोर शोर से राजतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। पूर्व राजा जब एयरपोर्ट पर उतरे तो समर्थकों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। राजा ज्ञानेंद्र के समर्थक कई पोस्टर लेकर आए थे जिन पर राजतंत्र की वापसी की अपील लिखी हुई थी। आपको बता दें कि काठमांडू जिला प्रशासन ने ऐसा कुछ न करने के खिलाफ सख्त से सख्त आदेश दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद समर्थक नहीं माने। काठमांडू जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा रखी थी, फिर भी लोग सुबह से ही वहां जमा हो गए। एयरपोर्ट के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात था। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का वरिष्ठ नेता कमल थापा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके अलावा नवराज सुवेदी और डॉक्टर दुर्गा प्रसाई के नेतृत्व वाले राजतंत्र समर्थक भी वहां मौजूद थे। गुरुवार को काठमांडू में प्रेस मीटिंग के दौरान डॉक्टर दुर्गा प्रसाई ने कहा कि वे 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव से पहले राजतंत्र की बहाली चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि हमारे एजेंडे को पूरा किए बिना चुनाव नहीं हो सकता, हमें देश में हिंदू राजा की वापसी ही चाहिए। सवाल यह है कि राजतंत्र की वापसी की मांग क्यों बढ़ रही है दोस्तों। नेपाल में 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल से आर्थिक परेशानियां और राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजशाही समर्थकों के प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। लोग कहते हैं कि राजा के बिना देश संकट में है। बता दें कि नेपाल में 2001 में एक दुखद घटना में युवराज दीपेंद्र ने अपने परिजनों को गोली मारकर हत्या कर दी थी और खुद भी अपनी जान ले ली थी। उन्होंने तत्कालीन राजा और अपने पिता वीरेंद्र, अपनी मां और भाई समेत परिवार के कई सदस्यों को महल में ही मौत की नींद सुला दिया था। अपने भाई की मौत के बाद राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा बने थे। 7 साल तक राजा रह पाए थे ज्ञानेंद्र शाह। 4 जून 2001 को वो राजा बने। 2001 से 2008 तक राजा रहे। 2005 में उन्होंने पूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली, संसद भंग कर दी और आपातकाल लगा दिया। इसके चलते देश में जमकर प्रदर्शन हुए और 2006 में जन आंदोलन के बाद उन्होंने सत्ता छोड़ दी। 2008 में संविधान सभा ने नेपाल को गणतंत्र घोषित कर दिया और इस तरह 240 साल पुराना राजतंत्र नेपाल में खत्म हो गया। लेकिन फिर एक बार राजतंत्र बहाल करने की उठ रही है मांग। ज्ञानेंद्र शाह को दोबारा से राजतंत्र लेने की बात दोहराई जा रही है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें ट्रेड के बाद ट्रम्प के साथ एक और बड़ी अच्छी डील पर बन रही है बात। अगर अमेरिका इस डील पर भी मान गया तो यूं समझ लीजिए कि भारत की घर घर की बिजली का बिल घट जाएगा दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील यानी यूएस इंडिया ट्रेड डील होने जा रही है। इस डील को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। एक पक्ष इस डील के नुकसान गिना रहा है, ये कह रहा है कि सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, तो वहीं दूसरा पक्ष डील के फायदे गिना रहा है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट की अगर माने तो अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील ने भारत का
निर्यात 100 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत का ट्रेड सरप्लस 45 अरब डॉलर तक बढ़ेगा। जीडीपी में 1.1% की बढ़ोतरी होगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि 30 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट में भारतीय निर्यातकों को प्राथमिकता मिलेगी। इस डील पर अभी चर्चा चल रही है कि भारत और अमेरिका के बीच एक और डील ने जोर पकड़ लिया है। भारत अमेरिका से गैस खरीद की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसके लिए शर्तें रख दी गई हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी, बोले तो PLNG.NS, अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीद सकता है। हालांकि पेट्रोनेट के CEO ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका सही और वाजिब कीमत रखता है तो भारत उससे LNG गैस की खरीद कर सकता है। भारत तेल और गैस के लिए आयात पर निर्भर है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस आयातक देश है। अगर अमेरिका कीमतों को सही रखता है तो उससे गैस की खरीद कर सकता है। जी हाँ, अगर भारत के लिए अमेरिका LNG की कीमत सही तय करता है तो उसका फायदा होने वाला है। जिस तरह से भारत में गैस की खपत तेजी से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में उर्वरक, सिटी गैस, रिफाइनरी और बिजली बनाने वाले सेक्टर्स में मांग और तेजी से बढ़ेगी। मौजूदा वक्त में भारत कतर और ऑस्ट्रेलिया से गैस की खरीद करता है। अगर अमेरिका भारत के लिए गैस की कीमतों पर छूट तय करता है तो वहां से गैस की खरीद की जा सकती है। दोस्तों, अगर अमेरिका के साथ सस्ती गैस के लिए डील हो जाती है तो गैस आधारित बिजली प्लांट में ज्यादा बिजली बनेगी। मौजूदा वक्त में गैस की कमी के चलते ये पावर प्लांट पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में बड़ा सुधार। 56 देशों में बिना वीजा फ्री एंट्री। दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के ताजा अपडेट में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले वर्ष के 50वें स्थान से आगे बढ़ते हुए भारत अब 75वें पायदान पर पहुंच गया है। इस सुधार के साथ भारतीय नागरिक अब 56 देशों में वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि ये अभी भी 2006 में हासिल 71वें सर्वश्रेष्ठ स्थान से थोड़ा नीचे है, लेकिन 10 स्थान की ये छलांग सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। दोस्तों, हिनले एंड पार्टनर्स का यह वैश्विक सूचकांक दुनिया के देशों के पासपोर्ट को उनकी यात्रा स्वतंत्रता के आधार पर रैंक करता है। इसका मुख्य पैमाना यह है कि किसी देश का नागरिक कितने गंतव्यों पर बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के डेटा पर आधारित होती है और समय समय पर अपडेट की जाती है। 2026 की सूची में सिंगापुर 1992 देशों तक वीजा फ्री पहुंच के साथ शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय पासपोर्ट से कहां-कहां आसान है यात्रा। भारतीय नागरिक अब एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन और पैसिफिक क्षेत्र के कई देशों में सरल प्रवेश पा सकते हैं। उदाहरण के लिए भूटान और नेपाल, जहां पूरे तरीके से वीजा फ्री है। मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की यहां पर आवश्यकता होती है। वहीं फिजी, मॉरिशियस, सीचिलीज लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशन है। दोस्तों, कई अफ्रीकी और कैरिबियाई देशों में भी आसान प्रवेश व्यवस्था है भारतीयों के लिए। यह बदलाव पर्यटन, व्यापार और पारिवारिक यात्राओं को अधिक सुविधाजनक बनाती है। इसी बीच दोस्तों, ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।